बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लेक्चर है ये है यूट्राइन कार्सिनोमा के ऊपर, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के ऊपर। तो ये जो लेक्चर है ये दो वीडियोस में होगा। पहली वीडियो के अंदर जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा से रिलेटेड जो बातें हैं, जैसे कि रिस्क फैक्टर्स, उन रिस्क फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशंस, हिस्टोलॉजी, और भी जो फिर मालिक्यूलर टाइपिंग, जो नई चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है अभी, जो स्टेजिंग जून या जुलाई के अंदर स्टेजिंग आई है नई एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की, तो उसके अंदर उन्होंने मालिक्यूलर टाइपिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बारे में पहली वीडियो में मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा, और दूसरी वीडियो में हम स्टेजिंग के ऊपर और फिर मैनेजमेंट के ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये आप देखें कि ये जो यूट्राइन कार्सिनोमा या एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का स्टडी स्टफ़ है, ये मैंने RCOG की गाइडलाइन है जो कि 2021 के अंदर BGCS, ब्रिटिश गायनाकोलॉजिकल कैंसर सोसाइटी, 2021 के अंदर उनकी गाइडलाइन आई है। फिर EBM ड्यूहर्स से कुछ रेफरेंसेस लिए हैं, शॉज़काइनी से लिए हैं। वैसे तो इन तीनों के जो हैं डिटेल्स पुरानी हो गई हैं, लेकिन मींस के मेन जो है वो ये RCOG की गाइडलाइन है, लेकिन कुछ जैसे टेबल्स वो मैंने इधर से लिए हैं। और फिर ये अभी जो आप ये देखें कि ये कौन से मंथ में है, ये जून में 20 जून को पब्लिश हुई है। तो ये फिगो की नई स्टेजिंग एंडोमेट्रियल कैंसर की। पहले स्टेजिंग जो है वो काफ़ी इजी होती थी, लेकिन अब उन्होंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़िकल्ट वो हो गई है स्टेजिंग, लेकिन पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है थोड़ी हेल्पफुल है। तो चलें ये देखें, ये मींस जून 2023 के अंदर फिगो ने एंडोमेट्रियल कैंसर की स्टेजिंग को अपग्रेड किया है, बल्कि कम्प्लीटली चेंज कर दी है। तो इसी वजह से ये लेक्चर भी फिर मैं नया बना रहा हूँ। तो अब सबसे पहले आप ये देखें कि यूट्राइन कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन गायनाकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी इन UK। ठीक है, सबसे कॉमन जो होती है वो एंडोमेट्रियल कैंसर होती है, लेकिन जो सबसे लीथल होती है वो ओवेरियन कैंसर होती है। फिर ये जो मोस्टली रेड आपको नज़र आएंगे, ये मीन्स जैसे कि MCQs हैं जो मुख्तलिफ मौक़ों पर पूछे गए हैं, मोस्टली FCPS के या MRCOG के। तो आप ये देखें कि पोस्ट मीनोपॉज़ल के अंदर जो है एंडोमेट्रियल कैंसर ज़्यादा होता है। इंसिडेंस इसका अमूमन 50 ईयर्स के बाद ज़्यादा होता है। 40 साल से पहले अमूमन रेयर होता है, लेकिन फिर भी मींस होने के चांस होते हैं। तो आप ये देखिए 10,000 न्यू केसेस ऑफ यूट्राइन और एंडोमेट्रियल कैंसर आर डायग्नोज्ड ईच ईयर इन UK। तो इसका मेन जो रिस्क फैक्टर होता है वो एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ एंडोमेट्रियम टू ईस्ट्रोजन होता है। हेरिडिटरी कंडीशन जो एसोसिएट होती है वो लिंच टाइप 2 सिंड्रोम होता है। इसको हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर भी बोलते हैं। ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी की टेंडेंसी होती है मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स के हो सकते हैं। तो उनमें एक एंडोमेट्रियल कैंसर भी होता है, और रेक्टम में हो सकता है, और भी जैसे मीन्स कोलॉन में हो सकता है। तो इसको इसीलिए हेरिडिटरी स्किन का कैंसर हो सकता है, हेरिडिटरी नॉन पोलोपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, लिंच टाइप 2 सिंड्रोम, क्योंकि एक टाइप 1 भी होता है लेकिन वो डिफरेंट होता है। तो ये इस हिसाब से हमें टाइप इसकी याद रखनी होती है कि बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में जब MCQ आता है वो लिंच टाइप 1 लिख देते हैं, टाइप 2 लिख देते हैं, तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि लिंच तो था लेकिन टाइप 1 है या टाइप 2 है। बहरहाल ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, बाज़ औक़ात लॉन्ग केस में पूछ लिया जाता है। इसीलिए मींस क्योंकि ये डोमिनेंट है, इसीलिए ये मींस ज़्यादा वो जिस तरह आप कह लें प्रिवेल करता है, इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, यूजुअल से। तो फिर टमोक्सिफिन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के बाद दी जाती है मेडिसन। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। 3 to 5 फोल्ड इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। फिर आप ये देखें कि ये मुख्तलिफ जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं एंडोमेट्रियल कैंसर के, जो मुख्तलिफ रिस्क हैं और जो मुख्तलिफ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, आप देखें कि इंक्रीजिंग एज एक रिस्क होता है, ओबीसिटी एक रिस्क होती है। ओबीसिटी के अंदर बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस, और फिर जो एंड्रोजन्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, तो इस वजह से इंक्रीज ईस्ट्रोजन एक्सपोजर होता है ओबेसिटी में। रिप्रोडक्टिव आप देख सकते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर
अर्ली मिनार्की। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी मींस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इंक्रीज ईस्ट्रोजन एक्सपोजर। और इसके अलावा क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हैं वो मंथली नहीं आते, तो उसकी वजह से भी कि शेडिंग नहीं होती, तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होने का ख़तरा होता है। दूसरा ओबिसिटी मींस इंक्रीज ईस्ट्रोजन, जो कि पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम में भी ओवरवेट होता है पेशेंट। अर्ली मिनार्की, लेट मीनोपॉज, नली पैरिटी, ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच एक्सपोज्ड एंडोमेट्रियम। तो आप देखें कि मोर उसको, जिस तरह आप कह लें कि एंडोमेट्रियम जो है हार्मोनल एक्सपोजर मोर होता है। अर्ली मिनार्की, लेट मीनोपॉज, यानी कि आप ये देखें बढ़ जाएगा जो एंडोमेट्रियम का एक्सपोजर है हार्मोनल। इसी तरह नली पैरिटी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम हार्मोन मींस के वो रिली ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो मींस उसका एक्सपोजर कम हो जाता है एंडोमेट्रियम पे। फिर जेनेटिकली आप ये देखें कि लिंच सिंड्रोम है, और भी एक काउडन सिंड्रोम है, फैमिली हिस्ट्री है, और फिज़िकल इनएक्टिविटी, डाइटरी फैक्टर्स, फिर टेमोक्सिफिन थेरेपी, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में आप ये देखें कि पैरिटी उसका प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। लेट मिनार की, अर्ली मीनोपॉज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्योंकि वो हार्मोनल बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन का भी साथ साथ एक्सपोजर होता है। और इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग, स्मोकिंग, आप ये देखें स्मोकिंग सर्वाइकल कैंसर करता है और एंडोमेट्रियल कैंसर को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट तो नहीं होता, बस एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। तो ये मेरा मतलब है रिस्क फैक्टर्स और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं। जब हमारी हिस्ट्री, जब हम शॉर्ट केस में या लॉन्ग केस में लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन रिस्क फैक्टर्स और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के इर्द गिर्द ही घूमती है हमारी हिस्ट्री। एज क्या आपकी, बच्चे कितने आपके, मीन्स ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस तो नहीं इस्तेमाल की, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं, एंडोमेट्रियल कैंसर की, डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, आप देखें वो सारे रिस्क फैक्टर इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है। इस तरह मीनोपॉज कब हुआ, आप HRT तो नहीं इस्तेमाल करते रहे। फिर आप ये देखें कि ये रिलेटिव रिस्क हैं मुख्तलिफ, आप इनको देख सकते हैं कि इनमें आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा मीन्स अगर हम देखें तो इसके मुताबिक ए टिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है 29 तक उसकी वैल्यू है। फिर लिंच सिंड्रोम की 20 है। फिर ओबिसिटी की 10 है। और फिर अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन थेरेपी की 8 है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम बाज़ात एक MCQ आता है कि ओबीस पेशेंट में एंडोमेट्रियल कैंसर की कॉज क्या है, कुछ इस तरह करके MCQ होता है, नीचे लिखा होता है ओबीसिटी और नीचे लिखा होता है ईस्ट्रोजन, और फिर तो उसका आंसर होता है ईस्ट्रोजन। अब उसमें कैंडिडेट्स कहते हैं कि ओबिसिटी क्यों नहीं है, क्योंकि आप ये देखें कि रिलेटिव रिस्क तो ओबिसिटी का ज़्यादा है। ठीक है। और ईस्ट्रोजन का 8 है। देखें क्योंकि कई कैंडिडेट जैसे मुझे ऑफ एंड ऑन ये कहता है MCQ है CPSP का ना। देखें बात ये है कि ये ईस्ट्रोजन थेरेपी है। ठीक है। ये ईस्ट्रोजन अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन थेरेपी है, जैसे आप HRT ले रहे हैं। ठीक है। ओबिसिटी के अंदर ईस्ट्रोजन जो है वो मींस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस्ड होता है, वो कोई हम बाहर से एक्सटर्नल ईस्ट्रोजन थेरेपी, ये ईस्ट्रोजन थेरेपी है, HRT है। ठीक है। ओबिसिटी बेसिकली ओबिसिटी तो नहीं कॉज करती एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ओबिसिटी की वजह से जो ईस्ट्रोजन एक्स्ट्रा पेरिफेरल कन्वर्जन होती है एंड्रोजन्स की ईस्ट्रोजन में, वो कॉज करती है। यानी कि उसका MCQ का आंसर ईस्ट्रोजन इस वजह से बनता है कि ओबिसिटी एज सच खुद तो नहीं कॉज करती, ओबिसिटी की वजह से जो अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, एंड्रोजन जो पेरिफेरल कन्वर्जन होती है ईस्ट्रोजन में, वो कॉज करते हैं। तो ये बस मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि एज सच ओबिसिटी, कि ओबिसिटी आगे पैथोफिजियोलॉजी क्या है उसकी, पैथोफिजियोलॉजी ईस्ट्रोजन है जो कि अनअपोज्ड होता है। जो अनअपोज्ड इस तरह होता है कि ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, तो वो इस तरह से अनअपोज्ड हो जाता है कि जी ज़्यादा ईस्ट्रोजन है, उसको अपोज करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन उतना नहीं है। और ये वाली जो है ये थेरेपी HRT की बात की जा रही है कि अगर आप खुद से HRT दे रहे हैं और ईस्ट्रोजन वाली HRT दे रहे हैं। ठीक है। तो अब ये देखें कि ये एंडोमेट्रियल ओबिसिटी और एंडोमेट्रियल कैंसर, तो अब इसकी मेन रीज़न तो अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन होती है। ये वैसे तो ये जो डिटेल्स हैं ये सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें परेशान ना हो, ये मैंने इस तरह से लगाई हैं
कि जब कभी अगर बुक पब्लिश हुई, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बुक पब्लिश हो सके, तो उसके अंदर मींस फिर आपने बैकग्राउंड भी देना होता है। ठीक है, तो ये देखें कि जो मैकेनिज्म थ्रू विच ओबिसिटी ड्राइव्स एंडोमेट्रियल कार्सिनोजेनेसिस, अब आप ये देखें कि देर आर थ्री डिस्टिंक्ट पर इंटर रिलेटेड मैकेनिज्म्स थ्रू विच ओबिसिटी इन्फ्लुएंसेस एंडोमेट्रियल कार्सिनोजेनेसिस। एक्सेस ईस्ट्रोजन एक्सपोजर, ठीक है, ये होता है, ये मीन्स कि ये एमसीक्यू का आंसर ये होता है। इंसुलिन ओबिसिटी में तो देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है, ओबिसिटी में इन्फ्लेमेशन भी होती है। मेन जो है वो एक्सेस ईस्ट्रोजन एक्सपोजर जो है वो कॉज करता है एंडोमेट्रियल कैंसर जो है, या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो ये ओबिसिटी जो एक मेन फैक्टर, मैंने ये कुछ फैक्टर्स को मैंने अलहदा से डिस्कस किया है क्योंकि वो रूटीन में हमारे पेशेंट के अंदर होते हैं या उनके बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसे ओबिसिटी, ओबिसिटी के अंदर मींस एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या पीसीओज, या फ्यूचर में एंडोमेट्रियल कैंसर, तो वेट लॉस की एडवाइस करना, या मींस किस तरह मींस ओबिसिटी करती है। तो ये सवाल बेसिकली लॉन्ग केस में पूछे जाते हैं, शॉर्ट केस में पूछे जाते हैं। अब ये दूसरा होता है हेरिडिटरी नॉन पोलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा और एंडोमेट्रियल कैंसर जो है। अब इसके अंदर बात यह है कि ये भी जो लॉन्ग केस होता था ना, उसमें सवाल पूछे जाते थे, एमसीक्यू भी जैसे आ सकता है। तो आप ये देखें कि ये मुख्तलिफ कैंसर्स जो इस जेनेटिक सिंड्रोम में हो सकते हैं, तो उसके अंदर आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो है ना, अगर आप ये देखें कि ये एंडोमेट्रियम 57% है, दूसरे नंबर पे कोलोन है, फिर रेक्टम, सिग्माइड, पैंक्रियाज कि बॉडी की टेंडेंसी होती है मुख्तलिफ कैंसर्स की। ये किस वजह से होती है? डीएनए, जो डीएनए की रिपेयर है ना, अब ये देखें कि सबसे पहले तो ये कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ये मैंने अलहदा से इस वजह से लिखी हैं कि ये तीन बातें ही अगर हमें पता हों तो दैट इज़ एनफ फॉर अस। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, लिंच सिंड्रोम 2 से एफिलिएट होता है और इसकी एसोसिएशन है। फिर डिन इसको मीन्स बोला जाता है इसको डीएनए मिसमैच रिपेयर सिस्टम, यानी कि जो डीएनए का रिपेयर सिस्टम है ना, उसमें मींस म्यूटेशन हो जाती है, तो वो जो डीएनए का रिपेयर सिस्टम है वो सही तरह वर्क नहीं करता, तो उसकी वजह से बेसिकली ये हेरिडिटरी नॉन पोलोपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है। इसके अंदर आप ये देखें कि ये ऊपर भी वैसे तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें कोलोरेक्टल कैंसर 50%, एंडोमेट्रियल 60%, सबसे ज़्यादा एंडोमेट्रियल का रिस्क होता है, ओवेरियन का भी साथ रिस्क होता है 12%, गैस्ट्रिक 7, बिलरी 15 और फिर यूरिनरी 5%। ये हो गया। दूसरा अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई भी ऐसा पेशेंट, इवन जो पेशेंट टमोक्सिफिन के ऊपर भी होता है, ठीक है, कोई भी एसिम्टोमेटिक पेशेंट, जैसे रूटीन का एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट है, बेशक वो टमोक्सिफिन पे हो, बेशक वो मेरा मतलब है ओबीस हो, ठीक है, एसिम्टोमेटिक अगर है, किसी की भी एंडोमेट्रियल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए नहीं कहा जाता कि इसकी स्क्रीनिंग करें एंडोमेट्रियल कैंसर की, सवाए जो है ना लिंच सिंड्रोम के। लिंच सिंड्रोम उसकी भी एज सच रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ये की जा सकती है। ठीक है, कि रेकमेंडेड से मुराद ये है कि वो ये रेकमेंड करते हैं कि लिंच सिंड्रोम अगर हो तो ये देखें, आप ये देखें करंट British Gynecological Cancer Society guidelines recommend that women with Lynch syndrome are offered annual TVS, hysteroscopy, and endometrial biopsy after the age of 35 years. However, the evidence supporting this strategy is limited. यानी कि वो कहते हैं कि आप इनको ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई पेशेंट करवाना चाहती है, ठीक है, वरना मीन्स के अगर नहीं कोई करवाना चाहती तो भी मीन्स ठीक है। तो ये सिर्फ लिंच में बताना ये चाहता हूँ कि स्क्रीनिंग जो है, इसके आगे आप देखें कि इवन ओबीस पेशेंट जो है क्लास 3 ओबिसिटी को उन्होंने कहा है कि वेट लॉस की एडवाइस करें, कोई ऐसे जो और टीवीएस स्कैनिंग करने की या बायोप्सी लेने की ज़रूरत नहीं है अगर वो एसिम्टोमेटिक है। इसी तरह आप ये देखें कि इवन टिमोक्सिफिन के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और अदर हाई रिस्क
Groups include women with class 3 obesity referred for weight loss management in whom a high prevalence of occult endometrial abnormalities has been described, and breast cancer survivors receiving tamoxifen treatment. Although no screening strategy is currently recommended for either group. सिर्फ जो स्क्रीनिंग है ना एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए एसिम्टोमेटिक पेशेंट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ लिंच सिंड्रोम को वो कहते हैं कि फिर भी की जा सकती है, लेकिन इवन ओबिसिटी और टेमोक्सिफिन, ये तीन मैंने इसीलिए मैंने ये आप ये देखें कि ये तीन मैंने मेंशन किए हैं, जिसमें आप ये देखें, एक मिनट है, कि ये लिंच सिंड्रोम है और ये ओबिसिटी है और फिर इससे आगे जो है टेमोक्सिफिन है। ये तीनों मैंने इसीलिए मेंशन किए हैं कि ये तीन जो है हाईएस्ट ग्रुप, लिंच सिंड्रोम, ओबिसिटी और इसके बाद जो ग्रुप 3 जैसे ओबिसिटी जो है, इन तीनों में सिर्फ लिंच सिंड्रोम को आप ऑफर कर सकते हैं एनुअल ट्रांसवेजाइनल स्कैन, हिस्ट्रोस्कोपी एंड बायोप्सी आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, इस तरह से सिर्फ मैं बताना चाहता था कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ना भी हो लेकिन हमें पता होना चाहिए। फिर टेमोक्सिफिन, अब ये टेमोक्सिफिन बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के जो सर्वाइवर्स होते हैं उनको दी जाती है ब्रेस्ट कैंसर की रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए और ऑपोजिट ब्रेस्ट के अंदर या दूसरी ब्रेस्ट के अंदर ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। अब टेमोक्सिफिन बेसिकली सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है थ्योरी के अंदर भी, शॉर्ट केस या लॉन्ग केस के अंदर भी, के टेमोक्सिफिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये एक सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है। ये जो सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स होते हैं ना, या ये जो सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स होते हैं ना, बेसिकली ये करते हैं कि बॉडी के कुछ सेल्स में ये एगोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं और कुछ में एंटेगोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं। अब जैसे ये ब्रेस्ट के अंदर ईस्ट्रोजन का एंटेगोनिस्ट है, ईस्ट्रोजन को अपोज करता है, लेकिन एंडोमेट्रियम में ये ईस्ट्रोजन का एगोनिस्ट है, यानी कि ये ईस्ट्रोजन को फेवर करता है। तो बेसिकली टेमोक्सिफिन जो है ये ब्रेस्ट कैंसर को तो प्रिवेंट करता है, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर को, लेकिन ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया लीडिंग टू एंडोमेट्रियल कैंसर की जो है रीज़न बन जाता है। ठीक है, देखिए, इनहिबिटरी एक्शन इन ब्रेस्ट बट स्टिमुलेटरी एक्शन ऑन द एंडोमेट्रियम। और फिर इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि अगर कोई पेशेंट टेमोक्सिफिन के ऊपर है और उसको किसी भी तरह की ब्लीडिंग होती है, स्पेशली जैसे कि 45 ईयर्स के बाद या पोस्ट मीनोपॉजल के अंदर किसी भी तरह की उसको ब्लीडिंग होती है और वो टेमोक्सिफिन के ऊपर है, तो उसकी हमने बायोप्सी लेनी है। मीन्स कि उसकी बायोप्सी हमने लेनी ही लेनी है, बेशक हम उसका टीवीएस स्कैन करें या ना करें, जितनी मर्जी उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस हो। और वो बायोप्सी भी वो रेकमेंड करते हैं कि हिस्टेरोस्कोपिक हो। लेने को तो पिपैल भी ली जा सकती है, लेकिन वो कहते हैं कि हिस्टेरोस्कोपिक बायोप्सी होनी चाहिए ताकि आप एंडोमेट्रियम को देखें भी और आप उससे बायोप्सी भी लें। क्योंकि जो जैसे हमने ऊपर भी देखा था 3 to 5 फोल्ड इंक्रीज रिस्क ये कॉज करती है, वन ऑफ द नोन। और फिर ये हम खुद से दे रहे हैं ना, जैसे कि खुद से दे रहे हैं, तो इस वजह से वो कहते हैं कि अगर इसके ऊपर ब्लीडिंग हो तो हमने स्टेरोस्कोपिक बायोप्सी करनी है। अब ये ईबीएम से जैसे मैंने ली है टेमोक्सिफिन के बारे में, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये देखें, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ क्योंकि एक सवाल पैदा होता है कि अगर टेमोक्सिफिन इतनी ख़तरनाक है तो फिर हम देते क्यों हैं, ब्रेस्ट कैंसर वालों को भी ना दें, फिर हम कुछ और। बहरहाल अभी वो कहते हैं इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और जो रिस्क और बेनिफिट्स के अंदर बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, आप ये देखें। However, the absolute decrease in contralateral breast cancer is twice as large as the absolute increase in endometrial cancer, and overall the benefits of tamoxifen are greater than the risk. इस वजह से इसको अभी भी मीन्स ये प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखें, hysteroscopy with biopsy is preferable as the first line of investigation in women with tamoxifen who experience postmenopausal bleeding। यानी कि जो टेमोक्सिफिन पे ब्लीडिंग होती है उसमें पिपैल डायग्नोस्टिक डीएनसी और हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड में वो कहते हैं कि आप करें ही हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी।
ठीक है। अगर अल्ट्रासाउंड करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो भी आपने बायोप्सी लेनी है, जितनी मर्जी थिकनेस हो। अगर टेमोक्सिफिन पे ब्लीडिंग होगी ना किसी पेशेंट को, तो आपने उसकी बायोप्सी लेनी है। फिर ये एक पिक्चर है, ये भी मीन्स आप ये देखें कि इस बेसिकली तो एंडोमेट्रियम के ऊपर आप ये देखें एन ओव्यूलेशन की वजह से रिड्यूस प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन, जो कि पीसीओज के अंदर जैसे होता है, टेमोक्सिफिन ट्रीटमेंट, फिर एडिपोज टिश्यू लीड्स टू एक्सेस ईस्ट्रोजन, और फिर एच आर टी अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन, ठीक है, जो कि एच आर टी हम ईस्ट्रोजन देते हैं, ईस्ट्रोजन वाली जो होती है एच आर टी। अब सिम्टम्स जो होते हैं, सिम्टम्स तो कुछ भी हो सकते हैं। एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी हो सकती है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है, इवन पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग भी हो सकती है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के बारे प्रेजेंटिंग सिम्टम बता रहा हूँ, लेकिन मोस्ट कॉमन वो कहते हैं कि पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग होती है। और पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग अगर किसी पेशेंट को हो तो 5 से 10% चांस होता है कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। ये भी कैटेगोरिकल एमसीक्यू भी आता है और ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में सबसे फर्स्ट लाइन ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। दूसरे नंबर पे मीन्स जैसे फिर आप बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं, पिपैल बायोप्सी, डायग्नोस्टिक डीएनसी और हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी। अब इन तीनों में जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो तो हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओपीडी के अंदर ओपीडी के अंदर आप देखें कि इजी हो जाता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में पिपैल बायोप्सी करना। वो कहते हैं कि अगर पेशेंट जो है, बेशक वो मींस हाई रिस्क है, लो रिस्क है, स्कैन हो गया है, स्कैन नहीं हुआ, मीन्स एक पेशेंट आई हो कहती है अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, 45 ईयर से ज़्यादा उसकी एज है, ठीक है, जो कि आगे मीन्स आएगा। तो 45 ईयर से ज़्यादा उसकी एज है, या आपको डाउट है, किसी भी तरह का आपको डाउट है, तो मीन्स अभी स्कैन आपने उसका नहीं भी किया तो आप बायोप्सी ले सकते हैं, पिपैल बायोप्सी ले सकते हैं। पिपैल इज़ वेरी इजी टू टेक। पिपैल बायोप्सी जो है ये टोक्स का एक स्टेशन भी होता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर डायग्नोस्टिक डी पिपैल बायोप्सी के लिए किसी किस्म की भी एनाल्जीसिया की या उसकी ज़रूरत नहीं है, मीन्स के एनेस्थीसिया की। तो पिपैल बायोप्सी मींस ओपीडी में ली जा सकती है। फिर दूसरे नंबर पे डायग्नोस्टिक डीएनसी होता है। डायग्नोस्टिक डीएनसी हमेशा थिएटर में की जाती है हमारे, वैसे अभी भी हॉस्पिटल्स में मींस ये की जा रही है, लेकिन अभी आउटडेटेड हो गई है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब थिएटर में आपने जीए के अंदर अंडर डायग्नोस्टिक डीएनसी करनी है तो आप फिर स्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करें। तो अब ये डायग्नोस्टिक डीएनसी जो है ये अमूमन नहीं की जाती यूके वगैरह के अंदर। पिपैल तो करते हैं वो मींस ओपीडी के अंदर जैसे पेशेंट आती है तो है। और दूसरी फिर अगर वो कहते हैं थिएटर में ले जाके करना है तो फिर हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी की जाए। अब हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी के भी दो होते हैं, एक आउट पेशेंट एक इन पेशेंट। जो आउट पेशेंट वाली होती है उसके अंदर एंटोनॉक्स यानी गैस एंड एयर एंटोनॉक्स पेशेंट को देते हैं, और साथ लोकल जैसे सर्वाइकल लोकल लिग्नोकेन लगाते हैं, और फिर आउट पेशेंट में बायोप्सी करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आउट पेशेंट में भी जो बायोप्सी की जाती है वो पूरा बकायदा एक आउट पेशेंट हिस्ट्रोस्कोपी का थिएटर होता है, ठीक है। आउट पेशेंट हिस्ट्रोस्कोपी का थिएटर, ऐसा नहीं है कि ये रूटीन में मीन्स जिस तरह एग्जामिनेशन रूम में ले जाके आप कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये पूरा हिस्ट्रोस्कोपी का थिएटर होता है, वो आउट पेशेंट थिएटर होता है। उसमें सिर्फ आप हिस्ट्रोस्कोपी की पूरा इक्विपमेंट होता है और आप वो वहाँ पे करते हैं। इन पेशेंट और आउट पेशेंट हिस्ट्रोस्कोपी में फ़र्क ये होता है कि आउट पेशेंट जो है पेशेंट मीन्स जाग रही होती है, उसको गैस एंड एयर एंटोनॉक्स देते हैं, लोकल लगा कर लेते हैं। इन पेशेंट यूजली जीए में की जाती है। और फिर आउट पेशेंट इन पेशेंट ये इस तरह से इन्होंने किया। एक आउट पेशेंट में फिर ये होता है कि जो हिस्टेरोस्कोपी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, बड़ी सोफिस्टिकेटेड जिस तरह होती है, क्या कहना चाहिए, बड़ा सेंसिटिव सा इक्विपमेंट होता है, ठीक है। जो इन पेशेंट वाली हिस्ट्रोस्कोपी होती है वो थोड़ी रिजिड होती है, मींस रिजिड से मुराद की तरह थोड़ा जैसे उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। लेकिन जो इन पेशेंट वाला हिस्ट्रोस्कोपिक इक्विपमेंट होता है उसकी वो वैसे मींस अच्छा होता है, ठीक है। आउट पेशेंट वाला बड़ा डेलिकेट सा होता है, जल्दी ख़राब भी हो जाता है।
कि वो जो हिस्ट्रोस्कोप्स होती हैं उनमें उतनी वैरायटी भी नहीं होती। लेकिन ये आउट पेशेंट इन पेशेंट इन्होंने किया इस वजह से है कि रिसोर्सेज को बचाने के लिए, कि इन पेशेंट पेशेंट आएगा, थिएटर में जाएगा, जीए देना पड़ेगा, लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आउट पेशेंट मीन्स विदाउट सिडेशन, अनिस्थेटिस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ऑपरेशन, एक ओटीए भी, जैसे आप एक ओटीए जो है ट्रेंड वो हो और उसको एंटरनॉक्स दे के लोकल लगा कर जो है ना वो कर आउट पेशेंट हिस्ट्रोस्कोपी कर ली जाती है, ठीक है। फिर वो पेशेंट्स जिनको जीए, जैसे क्योंकि पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग जो है अमूमन ओल्ड एज में होती है, मीनोपॉजल पेशेंट को 75 साल की है, उसको अस्थमा है, हाँ उसको दिल का मसला है, तो उसको मेरा मतलब आप जीए नहीं देना चाहते, तो फिर आप उसको छोटा सा प्रोसीजर है, थोड़ा सा उसको गैस एंड एयर और लोकल दे के आप उसकी आउट पेशेंट में हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। ये इस वजह से इन्होंने मीन्स आउट पेशेंट हिस्ट्रोस्कोपी जो है वो शुरू किया। ये हो गया। तो ये रूटीन की 3 इन्वेस्टिगेशंस हैं। 3 से मुराद के ये रूटीन की मीन्स इन्वेस्टिगेशंस हैं, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड और एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ये तो हमने, ये मीन्स हमने करनी होती हैं। अब आ जाता है एमआरआई। जो एमआरआई होता है, एमआरआई बेसिकली एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एक दफ़ा डायग्नोज हो जाए, जो कि कैसे डायग्नोज होगा, वो बायोप्सी से डायग्नोज होगा, इस एंडोमेट्रियल बायोप्सी से वो डायग्नोज होगा। और जब एक दफ़ा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा डायग्नोज हो जाए तो फिर उसकी सर्जरी करने से पहले जो स्टेजिंग की जाती है उसके लिए एमआरआई किया जाता है, ठीक है। एमआरआई रूटीन की इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप टीवीएस करेंगे और उसके बाद आप सीधा एमआरआई करने भेज देंगे, ऐसा नहीं है। टीवीएस करेंगे, आपको डाउट है कि जी एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा है, या आपको डाउट है मींस कोई भी जैसे आपकी रीज़न है, तो आप पहले बायोप्सी करेंगे। अगर तो बायोप्सी पे एंडोमेट्रियल कैंसर आएगा, फिर आप उसका एमआरआई करेंगे स्टेजिंग के लिए, यानी कि थिएटर में ले जाकर उसकी हिस्ट्रेक्टमी या स्टेजिंग लेप्रोटमी करने से पहले आप एमआरआई करेंगे, ठीक है। ये मैं इस तरह से बता रहा हूँ, जैसे एक कैंडिडेट ने लास्ट टाइम, उनका ख्याल था कि शायद एमआरआई रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। तो क्योंकि पेशेंट की बायोप्सी नहीं हुई तो उन्होंने मुझे जैसे कहा कि मीन्स मुझे एमआरआई की रिपोर्ट दें। तो मैंने कहा मैडम बायोप्सी तो अभी हुई नहीं, आपको तो पता ही नहीं आपके पेशेंट का कैंसर है या नहीं है, तो फिर आप क्यों मांग रही हैं एमआरआई। एमआरआई इज़ फॉर स्टेजिंग, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। फिर सिटीज़ के आप अक्सर पढ़ेंगे, जैसे एक होता है कि सीटी स्कैन या पैट स्कैन, देखें ये ना, पैट स्कैन भी किया जा सकता है, सीटी स्कैन भी किया जा सकता है, एमआरआई भी किया जा सकता है। मुख्तलिफ जैसे उन्होंने मुख्तलिफ जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस में ज़्यादा बेटर इमेजिंग पेश करते हैं, ठीक है। तो एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए वो कहते हैं कि एमआरआई जो है वो सीटी स्कैन के ऊपर जो है प्रेफरेबल है, ठीक है। एक्सटेंट देखने के लिए, जैसे कि एमआरआई के अंदर आप देखते हैं कि कितना टिश्यू इन्वॉल्व है, वो जो स्टेजिंग में लेस दैन 50% या मोर देन 50%। फिर एमआरआई में आप देखते हैं कि लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशंस। अब नेक्स्ट ये मैंने इस तरह से बनाया है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस, क्योंकि एंडोमेट्रियल थिकनेस मेनली जैसे पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग से हम एसोसिएट करते हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमे को, तो फिर उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस की बहुत मेरा मतलब बात होती है। तो एंडोमेट्रियल थिकनेस कि ये मैयर कैसे करते हैं, ये भी सीपीएसपी का एमसीक्यू है। लॉन्ग केस शॉर्ट केस में मैंने कभी सुना तो नहीं है कि ये पूछा गया हो, लेकिन ये सीपीएसपी का एमसीक्यू ज़रूर है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक बेसालिस, स्ट्रेटम बेसालिस, जो कि मायोमेट्रियम की तरफ होती है, और फिर एक स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ये वो होती है जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन शेड ऑफ होती है। तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटम compactum which contains mostly stroma and neck of glands, and the stratum spongiosum consisting mostly of glands। ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस होती है ना, बेसिकली ये मेंस्ट्रुएशन के दरमियान शेड होती है, ठीक है। तो द स्ट्रेटम फंक्शनलिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, मीन्स इम्प्लांटेशन भी इसमें होती है, शेडिंग भी इसकी होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। एंडोमेट्रियल proliferation, secretion, and degeneration occur in the stratum functionalis. The stratum basalis regenerates the endometrium following shedding of the functionalis with menses। ठीक है। जो basalis होती है वो सोर्स ऑफ एंडोमेट्रियम होती है, जो फंक्शनलिस होती है वो मेन मीन्स फंक्शन करती है, इम्प्लांटेशन भी उसमें होती है मेंस्ट्रुएशन
जो ब्लीडिंग की जो मेन कॉज होती है वो फंक्शनैलिस होती है, कि फंक्शनैलिस शेड ऑफ होती है। ठीक है, ये वैसे थोड़ा सा एंडोमेट्रियम के बारे में मींस बातें हैं। फिर ये नेक्स्ट मींस एज सच कोई इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं। तो फिर एक और बात यह है कि आप ये देखें कि जो एंडोमेट्रियल थिकनेस मैयर की जाती है वो बजालिस टू बजालिस की जाती है। अब आप ये देखें, जैसे ये यूट्रस है, ये ट्रांसोजाइनल स्कैन पर ये यूट्रस है। ठीक है, दिस इज़ यूट्रस। एक तो ये आप देखें कि ये जो हाइपो बोलते हैं, मेरे ख्याल से हाइपो इकोजेनिक है, ये मींस एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियन लाइनिंग है। तो इसकी एक बजालिस होती है, एक फंक्शनैलिस होती है। यहाँ पे भी एक फंक्शनैलिस, एक बजालिस। तो बजालिस टू बजालिस जो है एंडोमेट्रियल थिकनेस मैयर की जाती है। ठीक है, ये सीपीएसपी का एमसीक्यू आ चुका है एक दफ़ा। तो ये आप देखिए, ये देखें, द एंडोमेट्रियम शुड बी मैयर्ड इन द लॉन्ग एक्सिस और सेजिटल प्लेन। ये मेरा मतलब एमसीक्यू के अंदर ये ट्रिक था कि सेजिटल प्लेन होता है ये कहाँ, फिर एक और कॉरोनल उन्होंने लिखा हुआ था कि कॉरोनल या सेजिटल। ठीक है, इन सेजिटल प्लेन आइडियली ऑन ट्रांसोजाइनल स्कैनिंग विद द entirety of the endometrium lining through to the endocervical canal in view. The measurement is of the thickest echogenic area from one basal endometrial interface across the endometrium canal to the other। यानी कि एमसीक्यू ये था जो मुझे याद है कि उसमें एक तो ये इशू था कि मैक्सिमम थिकनेस पर करनी होती है, दूसरा ये था कि किस प्लेन में, सैजिटल प्लेन में करनी होती है, तीसरा ये था कि फ्रॉम स्ट्रेटम बेजालिस टू अदर स्ट्रेटम बेजालिस। यानी कि ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ना, ये कैविटी है एंडोमेट्रियल कैविटी, तो इधर भी मींस एंडोमेट्रियम है, इधर भी एंडोमेट्रियम है, ये बीच में कैविटी, तो बेजालिस टू बेजालिस आपने मेजर करना होता है। ठीक है, दैट इज मींस दैट इज़ योर एंडोमेट्रियल थिकनेस। फिर अब हमें ये तो पता है कि मोस्टली, जैसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कि जो पोस्ट मीनोपॉजल होती है उसके अंदर 4 एंडोमेट्रियल थिकनेस से कम होना चाहिए। अगर 4 हो या 4 से ज़्यादा हो तो हमने जो है एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी होती है। लेकिन बात यह है कि एग्ज़ाम में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या हमें वैसे मींस वैसे भी जैसे पता होना चाहिए कि रूटीन की एंडोमेट्रियल थिकनेस होती कितनी है रूटीन में। पोस्ट मीनोपॉजल में तो चलें 4 से कम होनी चाहिए, लेकिन प्री मीनोपॉजल आप ये देखें कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो डिफरेंट होती है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जब शेड ऑफ हो रही होती है, आप देखें 2 to 4 मिलीमीटर होती है। जो अर्ली प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है डे 6। अब आप ये देखें, ये ओ के अंदर भी जैसे जब मैं समझा रहा था तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने जैसे मुझे इनबॉक्स, आप ये देख लें कि जो अर्ली प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है डे 6 से स्टार्ट होती है, या डे 7 से या डे 8 से स्टार्ट होती है। वाई? बिकॉज ये जो पहले 5 दिन होते हैं वो मेंस्ट्रुएशन के होते हैं। ठीक है, तो ओ के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट होता है कि वीक 1 आफ्टर हार्मोन फ्री इंटरवल, वो बेसिकली तो वीक 1 अर्ली प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है। ठीक है, तो आप ये देखें कि उसके अंदर 5 to 7 मिलीमीटर हो गया। फिर लेट प्रोलिफरेटिव या प्री ओव्यूलेटरी फेज 11 हो गया। फिर सेक्रेटरी आप ये देखें 7 से 16। तो ये देखें कि ये नॉर्मल एंडोमेट्रियल थिकनेस। इसीलिए जब भी किसी पेशेंट का गायनी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कैन किया जाता है प्री मीनोपॉजल, स्पेशली प्री मीनोपॉजल का, तो उसमें हमेशा पेशेंट से रेडियोलॉजिस्ट पूछता है कि कौन से आपके पीरियड्स की डेट कौन सी है। ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन अगर हो रही है तो आप ये देखें कि कम है, अर्ली प्रोलिफरेटिव ये है। अगर इतनी एंडोमेट्रियल थिकनेस मिल रही है इससे पहले कि वो इसको लेबल करे कि ये बहुत ज़्यादा है या पॉलिप हो सकता है, वो ये मीन अगर वो सेक्रेटरी फेज़ है तो फिर ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये बहरहाल मैं मीन्स थोड़ा सा आइडिया देना चाहता था ये देखें, ये एंडोमेट्रियल थिकनेस। अब आप देखें कि ये एंडोमेट्रियल थिकनेस, अब ये लाइनिंग है। ठीक है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक क्या है, ये बेसिकली दिस इज़ द, आप ये अगर नीचे पढ़ेंगे, अ 19 ईयर ओल्ड विद नॉर्मल एंडोमेट्रियम इन
पेरी ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि पेरी ओव्यूलेटरी में आप ये देखें ये 11 मिलीमीटर, ये जो बीच में है ये ओव्यूल वो सेक्रीशंस हैं, ये सेक्रीशंस का फ्लूइड है, और बजालिस ये पीछे चली गई है क्योंकि फंक्शनैलिस जो है वो सेक्रीटरी है ना, वो अर्ली प्रोलिफरेटिव के अंदर फंक्शनैलिस जो है उसके अंदर ग्लैंड्स हैं वो सेक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखें, ये भी मैं हटा देता हूँ, तो आप ये देखें ये जो ब्लैक ब्लैक है ये बेसिकली सेक्रीशन है और ये बजालिस है, ठीक है। तो आप ये देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर किया गया है, ठीक है, मैक्सिमम थिकनेस का। तो आप ये देखें इस तरह ना, तो ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब हम स्कैन करते हैं तो उसके ऊपर हमें पता होना चाहिए, पेशेंट से हमेशा पूछा जाता है कि LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था। अब नेक्स्ट आ जाती है एंडोमेट्रियल थिकनेस और एंडोमेट्रियल बायोप्सी। अब एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है वो मोस्टली पोस्ट मीनोपॉजल में होता है, लेकिन प्री मीनोपॉजल में भी हो सकता है। तो और फिर हमें पता कैसे चलता है, बायोप्सी से पता चलता है। तो बायोप्सी हमने कब लेनी है, कितनी थिकनेस पे हमने बायोप्सी लेनी है, प्री मीनोपॉजल या पोस्ट मीनोपॉजल, तो ये बेसिकली उसके ऊपर है। और ये देखें कि जब मैं ये बना रहा था, जब लेक्चर के 27 सितंबर 2023 तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप ये देखें कि प्री मीनोपॉजल में एक तो रूटीन का पेशेंट है जिसका कोई मसला नहीं है, तो वो उसके मुताबिक ये इस तरह मीन्स उनकी उस पेशेंट के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियल थिकनेस होगी। फिर एक PCOS का पेशेंट है जो कि रिस्क फैक्टर होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और कार्सिनोमे का, क्योंकि उसके अंदर 3-4 महीने मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती। तो उसके अंदर आप ये देखें कि जो RCOG की गाइडलाइन है 2014 की, वो ये कहती है कि transvaginal ultrasound should be considered in the absence of withdrawal bleeds or abnormal uterine bleeding. In PCOS, an endometrial thickness of less than 7 millimeter is unlikely to be hyperplasia. यानी कि 7 या 7 से ज़्यादा हो तो वो हाइपरप्लेजिया हो सकता है, और हमने उसकी बायोप्सी लेनी होती है कंफर्म करने के लिए कि वो टिपिकल हाइपरप्लेजिया है या एटिपिकल हाइपरप्लेजिया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये RCOG का रेफरेंस है ये। लेकिन मैं एक और बताना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि ये फिर एक टॉग आर्टिकल है, ये भी RCOG का है, ये 2014 की गाइडलाइन है, ये 2017 का टॉग आर्टिकल है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे। इसमें उन्होंने लिखा है कि एन एंडोमेट्रियल थिकनेस ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर इन एन एमेनोरिक वुमन वारंट्स एन आर्टिफिशियल इंड्यूस ब्लीडिंग। ये PCOS का टॉग है, इसमें उन्होंने 10 लिखा हुआ है, कई जगहों पे 7 to 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि ऊपर 7 है, लेकिन अगर आप ये टॉग आर्टिकल पढ़ेंगे तो यहाँ पे 10 है। ये बेसिकली तो क्लिनिशियन के ऊपर है कि कोई और रिस्क फैक्टर जैसे ओबिसिटी, कोई फैमिली हिस्ट्री है तो वो 7 पे कर देंगे। अगर पेशेंट एक बिल्कुल लो रिस्क है, सिर्फ ये है कि उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा है कि और PCOS है मींस, लेकिन PCOS के अंदर भी तो उसका वेट जैसे ज़्यादा नहीं है, या उसको मींस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है लेकिन बीच में जैसे बाजुकात इरेगुलर हो जाते हैं, तो उसके अंदर वो मींस 10 तक वेट कर लेंगे कि जी अगर 7 है चलें कोई बात नहीं, 4 महीने बाद दोबारा स्कैन कराएं। तो मींस ये बेसिकली रेंज है 7 to 10, लेकिन पर्सनली मींस के 7 आई विल, अगर मैंने आंसर लगाना हो तो मैं 7 के हिसाब से लगाऊंगा कि 7 से कम होनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 2017 का टॉग है, इसके अंदर आप ये देखें 10 भी लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि प्री मीनोपॉजल में पेशेंट इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, परसिस्टेंट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है जिसकी फेल्ड मेडिकल मैनेजमेंट है, या फिर 45 ईयर्स से ज़्यादा अगर अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो, तो नाइस ये कहती है, नाइस की गाइडलाइन कि उसकी भी बायोप्सी लेनी चाहिए। ये प्री मीनोपॉजल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, प्री मीनोपॉजल। तो ये प्री मीनोपॉजल में ये वाली मुख्तलिफ कंडीशन हैं जिनमें बायोप्सी मीन्स रेकमेंड की जाती है। फिर मीनोपॉजल, ठीक है, मीनोपॉजल आप देखें कि अब मीनोपॉजल के अंदर ये एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक, इसका मतलब है पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। अगर तो पेशेंट को कोई मसला नहीं है, पेशेंट ने किसी वजह से पेल्विक स्कैन कराया और एंडोमेट्रियल थिकनेस आ गई भी उसकी साथ, तो क्या अब हमने उस पेशेंट की मीन्स कि वो किसी और वजह से स्कैन कराने गई थी, मीन्स उसने मेरे पेट में दर्द है वो स्कैन कराया, तो मीन्स GI सिम्टम्स के लिए स्कैन कराया लेकिन एंडोमेट्रियल थिकनेस आ गई 7, तो क्या अब उस पेशेंट की हमने बायो, ये अक्सर अक्सर ऐसे होता है
कि जब वो देखते हैं मींस जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने स्कैन देखा या सर्जन ने देखा तो वो फिर गायनी को रेफ़र कर देते हैं कि जी ये देखें एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा है, आप बताएं आपने अगर कुछ करना हो। तो बेसिकली उसको वेट एंड वॉच किया जाता है। ठीक है। तो एसिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक ठीक है। तो कितनी एसिम्टोमेटिक के ऊपर मींस गायनाकोलॉजिस्ट को बायोप्सी प्लान करनी चाहिए। तो ये उसकी वैल्यूज़ हैं, आप ये देखें। जो 2015 का टॉग है वो ये कहता है कि अगर HRT पेशेंट नहीं ले रही और एसिम्टोमेटिक है और एंडोमेट्रियल थिकनेस उसकी 11 या 11 से ज़्यादा हो, फिर आप बायोप्सी लेंगे। अगर वो एसिम्टोमेटिक है लेकिन HRT के ऊपर है, जिसके अंदर टेमोक्सिफिन भी शामिल है, ठीक है, तो आप 8 या 8 से ज़्यादा पर लेंगे। ये आप देख लें, मैंने रेफरेंसेस भी लगाए हुए हैं। अब आ जाता है सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक का मतलब है पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। अगर पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग है तो आप ये देखें कि HRT ले या ना ले, 4 या 4 से ज़्यादा जो है उसके ऊपर मीन्स की जाती है बायोप्सी। और अगर वो टेमोक्सिफिन ले रही है और उसको पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग है तो फिर मीन्स इट डजेंट मैटर कि उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या है, आपने बायोप्सी लेनी ही लेनी है। जिसको और आइडियली उसमें भी ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी लें। ठीक है। तो अब ये फिर एक और बात ये है कि ये इतना ज़्यादा एम्फसाइज, फिर ये देखें, ये मैंने ये भी लगाया है कि आप ये देखें, ये RCOG की जो 2021 की गाइडलाइन है वो ये कहती है कि पोस्ट मीनोपॉजल में आप ये देखें 4, ठीक है, ये 4 या 4 इक्वल टू 4 या ग्रेटर देन 4 के ऊपर जो है हम बायोप्सी करेंगे। अब ये मैंने इस वजह से लगाया है कि जो पहले गाइडलाइन थी ना वो ये कहती थी ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब होता है 5। ठीक है। और फिर अमेरिकन शायद गाइडलाइन है, अमेरिकन और आयरिश आई गेस गाइडलाइन है, वो 5 कहते हैं, वो कहते हैं ग्रेटर देन 4 के ऊपर बायोप्सी करनी है। अब जब एग्ज़ाम में MCQ आता है MRCOG के या CPSP के, तो वो लिख देते हैं कि जी 4 पे करनी है, 5 पे करनी है, 6 पे करनी है। तो अब हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि 4 5 पे तो मुझे पता है करनी है, 4 पे करनी है कि नहीं करनी। तो ये मैंने उसके लिए लगाया, आप ये देखें कि RCOG कहती है कि 4 के ऊपर आपने करनी है, जबकि मेरे ख्याल से अमेरिकन और आयरिश गाइडलाइंस कहती हैं कि 4 से ज़्यादा पर करनी है। तो ये मेरा मतलब है, ये हमारा MCQ इस वजह से वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, गलत हो जाता है, क्योंकि कभी हम गूगल से रैंडमली पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं वो 5 है, लेकिन वो बाजू का अमेरिकन गाइडलाइन का रेफरेंस दे देते हैं। हमने RCOG को फॉलो करना है। RCOG कहती है कि ये 4 के ऊपर आपने करनी है बायोप्सी। ठीक है। बाकी ये मैंने जैसे बनाया है इसीलिए आप ये देखें, ये 2021 की ब्रिटिश सोसाइटी की गाइडलाइन है। अब नेक्स्ट आ जाता है, ये फिर एक नॉर्मल, आप ये देखें कि पोस्ट मीनोपॉजल एंडोमेट्रियम जो कि हम कहते हैं लेस देन 4 होनी चाहिए। तो फिर ये देखें, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, बज़ैलिस टू बज़ैलिस हमने मेजर करना है, ये 4 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। और फिर ये पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग जो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर है, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर है, उसके अंदर आप ये देखें कि कितने सारे उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं। क्योंकि ये जो शॉर्ट केस आता है या लॉन्ग केस आता है उसमें क्वेश्चन होता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताएं। तो आप ये देखें कि कितने ज़्यादा डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। इसको इस तरह बोला जाता है कि मींस एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी बिनाइन और मलिग्नेंट, सर्वाइकल पैथोलॉजी बिनाइन और मलिग्नेंट। ठीक है। आप ये देखें कि उसके अंदर मींस पॉलिप, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एंटीकोएगुलेशन थेरेपी, मींस एट्रोजेनिक, कोई कॉज नहीं है, मींस एंडोमेट्राइटिस, एट्रोफिक वेजिनाइटिस। फिर एक बात ये होती है कि जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने बताने होते हैं ना, तो आपने सबसे कॉमन को ऊपर रखना होता है। पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग के अगर आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताएंगे तो उनमें सबसे ऊपर एट्रोफिक वेजिनाइटिस आएगा। ठीक है। उनमें सबसे ऊपर एंडोमेट्रियल कैंसर नहीं आएगा, उनमें सबसे ऊपर एट्रोफिक वेजिनाइटिस आएगा, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। ठीक है। लेकिन ये एंडोमेट्रियल कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि ए, उसके अंदर भी वो जब पेशेंट के सिम्टम्स वो बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपका क्या है, तो आप उसके अंदर देखें कि एट्रोफिक वेजिनाइटिस है, एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी बिनाइन मैलिग्नेंट, सर्वाइकल पैथोलॉजी बिनाइन मैलिग्नेंट। ठीक है। इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इसके अलावा एंटीकोएगुलेंट थेरेपी, मींस
ये जो मैं कहता हूँ ना एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी बिनाइन और मेलिग्नेंट, इसके अंदर इसका मतलब ये है, क्योंकि जब तक हिस्टोपैथोलॉजी मेरे सामने नहीं होगी मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये कैंसर है। तो जब आप कहते हैं ना एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी बिनाइन और मेलिग्नेंट, यानी कि हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, कार्सिनोमा भी हो सकता है, पॉलिप भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ये पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग का बेसिकली 2 वीकली वेट रिफरल है अनएक्सप्लेन्ड पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग के। सबसे पहले आप टीवीएस करें, अगर तो एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 से कम है फिर रीअश्योर कर दें और डिस्चार्ज कर दें। लेकिन अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 है या 4 से ज़्यादा है तो फिर आप ये देखते हैं कि इरेगुलर है एंडोमेट्रियम या रेगुलर है। अगर तो वो मींस रेगुलर है या इरेगुलर है, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, बायोप्सी आपने दोनों में करनी है। ठीक है, आपने बायोप्सी की एंडोमेट्रियल बायोप्सी, उसमें इनएडिक्वेट सैंपल है, उसमें नॉर्मल रिजल्ट है और उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर डायग्नोस्ड हो गया। अगर तो नॉर्मल रिजल्ट है तो डेफिनेटली आप उसको पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे। अगर इनएडिक्वेट सैंपल है और रेगुलर एंडोमेट्रियम है और उस तो आप, मेरा मतलब है उसको मींस रेगुलर एंडोमेट्रियम है, इनएडिक्वेट सैंपल है तो और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो आप उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर है तो फिर आप मींस आगे देखते हैं कि हमने स्टेरोस्कोपिक गाइडेड करनी है या मींस हमने आगे अब क्या करना है। ठीक है, और इसी तरह अगर इरेगुलर एंडोमेट्रियम है और 4 मिलीमीटर, सेंटीमीटर बोला मैंने कि क्या, 4 मिलीमीटर है, तो हम उसकी डेफिनेटली हमने बायोप्सी लेनी है। अगर तो नॉर्मल रिजल्ट है तो ठीक है, अगर वो एंडोमेट्रियल कैंसर है तो फिर हम उसको उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। तो ये बेसिकली तो ये होता है कि ये 2 वीक वेट रेफरल ये होता है कि पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ जब पेशेंट आता है ना, तो यूके की जो गाइडलाइंस होती हैं बेसिकली कि अगर अगर यही 45 ईयर्स पेशेंट हो, 45 ईयर्स ओल्ड, कोई मीन सच रिस्क फैक्टर नहीं है, तो वो इसको 4 से 6 हफ्तों में अपॉइंटमेंट देंगे। लेकिन अगर पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग है ना, क्योंकि उसका रिस्क ज़्यादा होता है एंडोमेट्रियल कैंसर का, तो उसको विद इन 2 वीक्स जो है उसको अपॉइंटमेंट दी जाती है गायनी क्लिनिक की, कि वो गायनी क्लिनिक में आए, कि मींस जैसे जीपी ने देखा जी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है तो वो रेफरल लेटर भेजेगा, विद इन 2 वीक्स उस पेशेंट को हॉस्पिटल में बुलाया जाएगा, उसका टीवीएस स्कैन किया जाएगा। टीवीएस स्कैन करने से पहले या टीवीएस स्कैन करने के बाद उसकी पिपैल बायोप्सी भी ली जा सकती है। अगर तो पिपैल बायोप्सी पर आ जाता है नॉर्मल, बस कुछ नहीं करना फिर। अगर पिपैल बायोप्सी आ जाती है इनएडिक्वेट और एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 है और उसकी जो लाइनिंग है रेगुलर है और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर है फिर आप हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी प्लान कर सकते हैं थिएटर के अंदर। तो ये बहरहाल मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना, वो जैसे पेशेंट को के क्लिनिकल भी, जैसे क्लिनिकल जैसे जजमेंट के भी एक स्पेस होती है। तो नेक्स्ट, अब ये इम्पॉर्टेंट बात ये है, अब ये जो मैंने येलो किया है, ऑलवेज रिमेंबर एम इज़ टू गेट बायोप्सी एंड नॉट हिस्ट्रोस्कोपी ओनली। क्योंकि ये होता ही है कि सीपीएसपी के अंदर वो क्वेश्चन देते हैं, सपोज करें कि पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आई है तो आप क्या करेंगे। नीचे वो ऑप्शन दे देते हैं पिपैल बायोप्सी, डायग्नोस्टिक डीएनसी एंड हिस्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब इसका आंसर वहाँ पे हम जल्दी से लगा देते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। देखें, हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी आंसर है, एम बायोप्सी लेना है। हिस्ट्रोस्कोपी एक अलहदा से, जैसे कि सिंपल हिस्ट्रोस्कोपी भी एक प्रोसीजर है कि आपने कैमरे से सिर्फ यूट्रस को देखा और बाई निकाल लिया, दिस इज डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी। ठीक है, हमारा एम बायोप्सी है। अगर हम ऐसे मींस अगर आ जाता है, जो कि अक्सर मींस क्वेश्चन, जैसे मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, अगर पिपैल, डायग्नोस्टिक डीएनसी और हिस्ट्रोस्कोपी ऑप्शन है, उसके अंदर फिर डायग्नोस्टिक डीएनसी आंसर होगा। ठीक है, वो अब की तो नहीं जाती, आउटडेटेड हो गया, लेकिन स्टिल अभी भी जैसे कि डायग्नोस्टिक डीएनसी जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में, या हिस्ट्रोस्कोपी, सिंपल हिस्ट्रोस्कोपी जिसमें बायोप्सी नहीं ली गई, उससे बेटर है डायग्नोस्टिक डीएनसी। पिपैल से जब हम बायोप्सी लेते हैं तो 4% ऑफ द एंडोमेट्रियल सैंपल आने का चांस होता है, कि 4% जो एंडोमेट्रियम है ना, 4% उसका सैंपल आएगा। जब हम डायग्नोस्टिक डीएनसी से सैंपल लेते हैं तो 40% का आता है, 40% एंडोमेट्रियम का सैंपल। जब हम हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड
बायोप्सी लेते हैं उसमें 90 से 100% एंडोमेट्रियम का सैंपल आने का होता है, क्योंकि उसमें आप हिस्ट्रोस्कोपी से पहले देखते हैं कि एंडोमेट्रियल कैविटी कैसी है, थिकनेस कैसी है, उसकी शेप कैसी है। और फिर सपोज करें आप अपनी मर्जी, आप पहले देखते हैं कि किस साइड पर मीन्स ज़्यादा थिकनेस है, फिर आप राइट लेफ्ट एंटीरियर पोस्टीरियर अपनी मर्जी से आप बायोप्सी ले सकते हैं। जैसे कि फिर आपको ये भी पता चल जाता है यूट्रस का साइज़ कितना है, मैंने अपने क्यूरेट को कितना अंदर लेकर जाना है, क्योंकि हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी में भी जो सैंपल होता है वो क्यूरेट से लिया जाता है। डायग्नोस्टिक डीएनसी में भी सैंपल किससे लिया जाता है, क्यूरेट से लिया जाता है। ठीक है, और भी मीन्स चीज़ें अब तो इन्वेंट हुई हुई हैं, लेकिन मैं सिंपल बता रहा हूँ कि क्यूरेट से लिया जाता है। लेकिन डायग्नोस्टिक डीएनसी में आप ब्लाइंड प्रोसीजर करते हैं, आपको ये भी डर होता है कहीं परफोरेशन ना हो जाए, पता नहीं यूट्रस के अंदर सेप्टम तो नहीं है, यूट्रस के अंदर मीन्स जैसे कि वो तो नहीं है, एशरमैन सिंड्रोम तो नहीं है। ठीक है, लेकिन हिस्ट्रोस्कोपी से पहले आपको पता चल जाता है कि यूट्रस की कैविटी ठीक है, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मीन्स आप ज़्यादा मीन्स कंफर्टेबल तरीके से प्रोसीजर कर सकते हैं, तो इस तरह से सैंपल आने के भी ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, तो बाकी ये है कि बाज़ुकात वो पिपैल में अगर अच्छा सैंपल आ जाता है, होता तो वो 4% एंडोमेट्रियम का है, लेकिन अगर सैंपल ठीक आ रहता है तो उसकी सेंसिटिविटी 90% होती है। ये भी याद रखें, बाज़ुकात पूछ लिया जाता है, जो पिपैल है ना उसकी सेंसिटिविटी 90% होती है, लेकिन सैंपल 4% ऑफ एंडोमेट्रियम का आता है। ये मैं इधर लिखना चाहिए था मुझे, इधर मैं बना के बॉक्स लिख सकता था। चलें, बहरहाल ये हो गया। अब नेक्स्ट जो फिर है वो हिस्टोल। हाँ, अब ये है कि हमने बात की एंडोमेट्रियम थिकनेस के ऊपर, हमने बात की इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, हमने बात की सिम्टम्स के ऊपर, हमने बात की रिस्क फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, अब फिर इससे पहले कि हम स्टेजिंग की तरफ जाएं, कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि हिस्टोलॉजी। एंडोमेट्रियल कैंसर जो है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिनमें सबसे कॉमन जो है वो एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा है, जो कि 60% होता है। ठीक है, फिर ये जो टर्म है, यहाँ से हमारी नई स्टेजेस, जो नई स्टेजिंग है उसकी टर्म्स स्टार्ट होंगी, क्योंकि ये टर्म्स जो है हमें पता होनी चाहिए, ये नई स्टेजिंग के अंदर है। अब जैसे आप ये देखें कि वो कहते हैं कि लो ग्रेड और हाई ग्रेड, नॉन अग्रेसिव और अग्रेसिव। जो एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा है, ग्रेड 1 और 2 जो है वो लो ग्रेड है, जबकि एंडोमेट्रियोइड जो एडिनोकार्सिनोमा का ग्रेड 3 है वो हाई ग्रेड है। सीरस क्लियर सेल मिक्स्ड अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोसार्कोमा मीजोनेफ्रिक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ये सारे मीन्स हाई ग्रेड हैं, एग्रेसिव हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये टर्म्स आगे यूज़ होंगी तो ये हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें आप ये देखें कि ये मुख्तलिफ परसेंटेजेस हैं, मुख्तलिफ जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है उनकी मीन्स उनकी उनके इंसिडेंस की, या कार्सिनोमा जब अगर एंडोमेट्रियल होता है तो उसके अंदर कितना इंसिडेंस होता है पर्टिकुलर टाइप का। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है फिर, ये मुझे कैसे पता चलेगा ये वैल्यूज़ की टाइप, ये मुझे बायोप्सी से पता चलेगी, जो कि मैं पिपैल से लूँगा, जो कि मैं डायग्नोस्टिक डीएनसी से लूँगा, जो कि मैं हिस्ट्रोस्कोपी से लूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है ग्रेडिंग। ठीक है, ये मुझे पता होना चाहिए। अब ग्रेडिंग जो होती है उसके मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। इसको सिंपल ये होता है कि ग्रेड 1 वाला जो जो टिश्यू के अंदर सेल होता है, सेल होते हैं, जो हमने बायोप्सी ली है टिश्यू, उसके अंदर जो सेल हैं, ग्रेड 1 जो है वो कम ख़राब सेल है, ग्रेड 2 जो है वो उससे ज़्यादा ख़राब सेल है, ग्रेड 3 जो है वो उससे भी ज़्यादा ख़राब सेल है। बेसिकली भाई ये सिंपल मेरा मतलब है, याद रखने वाली बात है। ये मुझे पता कैसे चलेगा, ये मुझे बायोप्सी से पता चलेगा। जो एंडोमेट्रियल बायोप्सी में लूँगा, पिपैल से, डायग्नोस्टिक डीएनसी से या हिस्ट्रोस्कोपी से, वो मुझे बताएंगे कि कौन सा कार्सिनोमा है। ठीक है, एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा है, सीरस है, क्लियर सेल है। फिर वो ग्रेड मुझे बताएंगे कि ग्रेड कौन सा है। अमूमन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंडोमेट्रियोइड, जबकि ये जो दूसरे होते हैं इनकी ग्रेडिंग 1, 2, 3 वो लिखते, वो इनकी ग्रेडिंग यूजली नहीं लिखते, क्योंकि इनकी कोई भी ग्रेडिंग हो, मींस 1 ही क्यों ना हो, ये हाईली एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियोइड की ग्रेडिंग ज़्यादा वैल्यू रखती है 1, 2, 3, क्योंकि 1, 2 लेस एग्रेसिव होते हैं और 3 जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है।
ठीक है, ये ग्रेडिंग मुझे बायोप्सी से पता चलेगी। अब नेक्स्ट फिर मायोमेट्रियल इन्वेजन। अब ये मायोमेट्री, ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये आगे स्टेजिंग में आएंगे, ये फिर मैनेजमेंट में जैसे कि इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखें कि मायोमेट्रियल इन्वेजन, अब मायोमेट्रियल इन्वेजन मुझे कैसे पता चलेगी, जो कि पहले था लेस देन 50% और मोर देन 50%, तो ये मुझे कैसे पता चलेगी, एमआरआई से पता चलेगी। ठीक है, इसीलिए मैं जैसे ये बायोप्सी ने मुझे बताया कि ये एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा है जिसका ग्रेड 2 है, ये मुझे बायोप्सी ने बताया। ठीक है, उसके बाद मुझे जब अब मैंने आगे मीन्स उसकी सर्जरी प्लान करनी है, तो उससे पहले जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि एमआरआई कराऊंगा मैं, तो एमआरआई मुझे बताएगा कि मायोमेट्रियल इन्वेजन लेस देन 50% है या मोर देन 50% है। ठीक है, फिर एमआरआई मुझे बताएगा कि लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन जो है वो मेरा मतलब है कि नहीं है। फिर ये अब ये लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन और लिम्फ नोड क्या होता है, देखें। लिम्फ नोड तो हम सबको पता है कि लिम्फ नोड होता है। ठीक है, लिम्फ नोड और ब्लड वेसल, अब ये लिम्फ नोड्स कहाँ पर होते हैं, ये ब्लड वेसल्स के साथ ही पड़े होते हैं। लिम्फ नोड और ब्लड वेसल के दरमियान में जो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड लिम्फोवास्कुलर स्पेस। ठीक है, जैसे कि जो ब्लड में, ब्लड के अंदर जो जैसे कि जो हिमाटोजेनियस स्प्रेड हो रहा है अगर कार्सिनोमे का ब्लड के ज़रिए, तो वो ब्लड वेसल से पहले निकल कर लिम्फोवास्कुलर स्पेस में जाएगा। फिर उस लिम्फोवास्कुलर स्पेस से, ये मैं आगे भी जैसे एक्सप्लेन करता हूँ, ये लिम्फोवास्कुलर स्पेस से फिर वो लिम्फ नोड में जाएगा। ये ब्लड वेसल है, ये लिम्फ नोड पड़ी है, तो ये जो स्पेस है दैट इज़ लिम्फोवास्कुलर स्पेस। ठीक है, जो मेटास्टेसिस है वो पहले लिम्फोवास्कुलर स्पेस में जाएगा, फिर वहाँ से वो लिम्फ नोड में जाएगा जो कि सेंटिनल लिम्फ नोड होगी, फिर सेंटिनल लिम्फ नोड से वो डिस्टेंट लिम्फ नोड्स में जाएगा। सेंटिनल लिम्फ नोड वो होती है जिसमें सबसे पहले जो सबसे रिसीव करती है। तो अब ये लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन या लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट जो है ये मुझे कौन बताएगा, ये मुझे एमआरआई बताएगा। अब फिर वो इसके अंदर भी ये कहते हैं कि जो लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन है, क्योंकि ये सारी टर्में आगे स्टेजिंग में यूज़ होनी है, उसमें जो है मींस तीन तरह की मींस कमेंट हो सकते हैं एमआरआई के ऊपर, या तो नो इन्वेजन, ठीक है, या फोकल इन्वेजन, या एक्सटेंसिव इन्वेजन। कि एमआरआई मुझे कहेगा कि जी नो लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन, फोकल लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन, एक्सटेंसिव लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन। अब मैं इनको कैसे, मुझे क्या इससे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो वो कहते हैं नो और फोकल, कि नो का मतलब तो नो है, ठीक है, फोकल का मतलब ये होता है लेस देन 5 वेसल्स। आप ये देखें, लेस देन 5 ब्लड वेसल्स, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आप ये देखें एओर्टा पड़ा हुआ है, एओर्टा से मींस कॉमन इलियक आर्टरी आ रही है, कॉमन इलियक आर्टरी से इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आ रही है, फिर ऑब्चुरेटर आर्टरी आ रही है। तो लेस देन 5 ब्लड वेसल, यूट्राइन आर्टरी है, ओवेरियन आर्टरी है, लेस देन 5 ब्लड वेसल्स के अगर इर्द गिर्द थोड़ा थोड़ा पहुंचा हुआ है मींस मेटास्टेसिस, दैट इज़ फोकल। लेकिन अगर वो मोर देन 5 या इक्वल टू 5 है दैट इज़ एक्सटेंसिव। ठीक है, ये क्योंकि आगे ये स्टेजिंग में आनी है इसलिए ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ टर्म्स। तो ये कौन मुझे बताएगा, एमआरआई बताएगा। फिर इसी तरह लिम्फ नोड, आप ये देखें कि लिम्फ नोड का स्टेटस मुझे कौन बताएगा, एमआरआई बताएगा। फिर लिम्फ नोड में माइक्रोमेटास्टेसिस और मैक्रोमेटास्टेसिस, ये देखें कि माइक्रोमेटास्टेसिस हैं जिसमें 0.2 से 2 मिलीमीटर इन साइज मेटास्टेसिस है, जबकि मैक्रो मेटास्टेसिस हैं जो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप देखें क्योंकि ये आगे टर्म्स आनी है, तो ये सब जो है मुझे एमआरआई बताएगा। अब नेक्स्ट आ जाती मालिक्यूलर क्लासिफिकेशन। अब ये वो एक है जिस पे जो कि नई इंट्रोड्यूस कराई है, ये तो देखें पहले भी शायद कहीं ना कहीं लिम्फेटिक स्प्रेड था, पहले भी शायद कहीं ना कहीं मायोमेट्रियल इन्वेजन था, पहले भी शायद कहीं ना कहीं ग्रेडिंग थी, पहले भी शायद कहीं ना कहीं हिस्टोलॉजी थी। ये नई चीज़ आई है अब जो मालिक्यूलर क्लासिफिकेशन है। ये मालिक्यूलर क्लासिफिकेशन बेसिकली ये है कि वो ये कहते हैं कि जिस तरह देखें रेड ब्लड सेल्स के ऊपर डी एंटीजन होता है, के एंटीजन होता है, ई होता है, सी होता है, जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, इस तरह बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं, जैसे कि जो एंडोमेट्रियल बायोप्सी से टिश्यू आ रहा है, उन सेल्स के ऊपर भी तो एंटीजन्स होंगे ना। ठीक है, तो एंटीजन से मुराद कि उन सेल्स के ऊपर भी तो जीन्स होंगे ना, जो कि मीन्स एंटीजन्स मीन्स
जीन्स होंगे, कि जीन्स होंगे ना उन सेल्स के ऊपर भी, तो जो एंडोमेट्रियल बायोप्सी से आ रहे हैं, तो उनके अंदर जो है ना 4 किस्म के जो जीन है ना, 4 किस्म के जीन, ये वाले जीन, इनके ऊपर भी कमेंट हमें करना चाहिए। ठीक है, ये एंडोमेट्रियल सेल्स के ऊपर ये जीन्स होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी हमें कमेंट करना चाहिए कि इनकी म्यूटेशंस हैं या नहीं हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि और ये कमेंट कौन करेगा, ये एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेगी ये कमेंट। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि अगर ये कमेंट इनके ऊपर किया हो, इन जीन्स के ऊपर, तो उससे जो पेशेंट की मैनेजमेंट है ना, जैसे सर्जरी के बाद, सर्जरी तो करनी करनी है, सर्जरी इज़ द मेन मैनेजमेंट, लेकिन सर्जरी के बाद क्या मैंने अपने मरीज़ को रेडियोथेरेपी देनी है या नहीं देनी, कीमोथेरेपी देनी है या नहीं देनी, ये जो फ़ैसला है कि अगर इन जीन्स के ऊपर कमेंट किया होगा, तो ये फ़ैसला मीन्स हम इजी, ये फ़ैसला करने में हमें आसानी होगी। वो फिर मैं आगे जैसे स्टेजिंग में एक्सप्लेन करता हूँ। तो फॉर द टाइम बीइंग जैसे आप ये याद रखें कि अगर तो एंडोमेट्रियल सेल्स के ऊपर पोल जीन की म्यूटेशन है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड प्रोग्नोसिस। इट मीन्स कि ये जो कार्सिनोमा है, एंडोमेट्रियोइड एडिनो कार्सिनोमा, इसका प्रोग्नोसिस गुड है। ये मीन्स के बुरा वाल, ये मीन्स कैंसर तो है, लेकिन कि ये कैंसर जो है इसका प्रोग्नोसिस गुड है। अगर एमएमआरडी जो कि मिसमैच समथिंग बनता है, मिसमैच रिपेयर माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी, तो ये बहरहाल एमएमआरडी जीन की म्यूटेशन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। NSMP नॉन स्पेसिफिक मालिक्यूलर प्रोफाइलिंग, यानी कि कोई और मीन्स इन जीन्स के अलावा कोई और मीन्स जीन्स हैं, उनकी कोई म्यूटेशन है, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर P53 की जीन की म्यूटेशन है, दैट इज़ अ पुअर प्रोग्नोसिस। यानी कि अगर सपोज करें एक ही कैंसर है, एंडोमेट्रियल एडिनो कार्सिनोमा, एक ही कैंसर है, कोई भी स्टेज ले लें, मीन्स वैसे वैसे तो ये जो जीन्स हैं ये अर्ली स्टेजेस के लिए ज़्यादा करामद हैं, क्योंकि उन्होंने कहा लेट स्टेज में तो वैसे ही आपने रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देनी है। कि सपोज करें एक स्टेज सबसे लीस्ट खतरनाक एंडोमेट्रियल एडिनो कार्सिनोमा है। ठीक है, एंडोमेट्रियोइड एडिनो कार्सिनोमा है, उस पर पोल जीन की म्यूटेशन है। फिर एक दूसरा है बिल्कुल वही, कि वही सबसे अर्लीस्ट फेज का एंडोमेट्रियोइड एडिनो कार्सिनोमा है, लेकिन उस पर P53 जीन की म्यूटेशन है। तो इसको पोल जीन वाले की हिस्ट्रेक्टमी करने के बाद मैं उसको कुछ और नहीं करूँगा, कोई रेडियोथेरेपी नहीं दूंगा, कोई कीमोथेरेपी नहीं दूंगा, क्योंकि पोल जीन की म्यूटेशन होना एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरे केस में जो कि एग्जैक्ट सेम था, लेकिन P53 जीन की म्यूटेशन थी, तो उसको मैं हिस्ट्रेक्टमी करने के बाद सोचूंगा कि मैं इसको रेडियोथेरेपी भी देता हूँ, क्योंकि पोल जीन की जो म्यूटेशन है वो पुअर प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, तो मेरा पेशेंट जो है इसको रिकरेंस ना हो जाए, मेरा पेशेंट जो है वो अपनी तरफ से तो मैंने हिस्ट्रेक्टमी कर दी कि भी सब कुछ निकल गया, लेकिन कोई पता नहीं रिकरेंस हो जाए, कोई पता नहीं मैट्स के, मैट्स मीन्स किसी और जगह पर भी गए हों और हमें पता ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि P53 जीन की म्यूटेशन जो होती है ना, वो बेसिकली पुअर प्रोग्नोसिस की तरफ एक इशारा कर रही होती है। तो आप उस पेशेंट को रेडियोथेरेपी भी दें अगर ज़रूरत है, कीमोथेरेपी भी दें अगर ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको मीन्स आप जहन में सिर्फ ये रखें कि P53 जीन की म्यूटेशन अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये बहरहाल ये जो है ये मींस मालिक्यूलर क्लासिफिकेशन है जो उन्होंने नई इंट्रोड्यूस करा। ये फिर ये स्टेजिंग है, ये मैं अगली वीडियो में मींस अपलोड करता हूँ। तो ये आप देखें कि ये मींस हमारा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमे को अगर आप स्टेप बाय स्टेप करें, तो ये जैसे मालिक्यूलर क्लासिफिकेशन कौन बताएगा, बायोप्सी बताएगी। लिम्फ नोड कौन बताएगा, एमआरआई बताएगा। मायोमेट्रियल इन्वेजन कौन बताएगा, एमआरआई बताएगा। ग्रेडिंग कौन बताएगा, बायोप्सी बताएगी। और हिस्टोलॉजी कौन बताएगा, बायोप्सी बताएगी। यानी कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमे की कोई भी सर्जरी करने से पहले आपके पास बायोप्सी की रिपोर्ट होनी चाहिए, उसके ऊपर 3 चीज़ों पर कमेंट होना चाहिए, और एमआरआई की रिपोर्ट होनी चाहिए, उस पर 2 चीज़ों पर कमेंट होना चाहिए। इन पांचों चीज़ों को सामने रखते हुए आप एक मींस स्टेजिंग
अपने माइंड में बनाते हैं कि ये स्टेज बन रही है। फिर आप सर्जरी करते हैं, यानी कि दैट इज़ अ सर्जिकल स्टेजिंग, कि सर्जरी करते हैं, उसमें आप देखते हैं या ऑपरेट करते हैं, और उसके बाद फिर पैथोलॉजी आती है और वो आपकी स्टेजिंग को मज़ीद कंफर्म करती है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ। ये देखें, ये मुख्तलिफ जो हैं ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। फिर अगली जो वीडियो है वो मैं स्टेजिंग की बनाता हूँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये जो रेड वाली बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मैं स्टेजिंग अपलोड करता हूँ।